जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोग कह रहे थे लिस्टिंग कराने के लिए, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग मैंने चालू कर दी है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग हम लोग करेंगे। जितने फैक्ट हैं प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के, आरओ के, सब के लिए जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको आ सकता। जितना इसमें पढ़ाया जाएगा आप ये लिस्टिंग ले सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको मिल जाएगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सबकी कंप्लीट लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन। तो मेंस के लिए लिस्टिंग प्री में बहुत हेल्प करती है। लिस्टिंग प्लस आपका 500 टॉप एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़, इसको लगातार प्रैक्टिस करके 2 महीने आप आराम से पीसीएस का प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज इसका ये पहला लेक्चर है, शुरू करते हैं इसको। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया सबसे पहले? तो 1498, 20 मई, याद रखिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली वॉयसराय और गवर्नर बने। तो देख रहे हो ये सब जो स्पेक्ट्रम है उसके कंप्लीट्स आप पहले नोट बनाओगे, पढ़ोगे, ये सब एक ही जगह आपको दे दिए जाते हैं। यही फ़ायदा होता है लिस्टिंग का। जो आप करोगे वो हमारी टीम आपको ऑलरेडी करके देती है। भाई कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोचिंग हमारी जो मुश्किलें होती हैं उनको थोड़ा आसान कर देती है ना, चीज़ों को अवेलेबल करा देती है। जो आपकी मेहनत होती है वो कम हो जाती है, आपको बस याद करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस में फैक्ट का रोल बहुत है, फैक्चुअल डाटा बहुत आता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली वॉयसराय और गवर्नर था, 1505 में आता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनता है 1510 में। इसको फाउंडर ऑफ रियल पोर्तुगीज़ पावर भी बोला जाता है। पुर्तगाली अपना पहला जो कारखाना है वो कोचीन में खोलते हैं 1503 में। कहाँ खोलते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, भले आप मुझे बताओ मैं 100 करा दूँ, 50 करा दूँ, जितने आपको याद हो जाएं उतने कराऊँ। मैं ये नहीं करूँगा आपको 1 घंटे की वीडियो दे दी बोलता चला जाऊँ, नहीं। आपको याद भी होना चाहिए ना, वीडियो देखना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ें रिटेन भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब 50 पॉइंट करो पर सॉलिड करो, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आप लोग बताइएगा कैसा क्या करना है, 50 या 100 पॉइंट कितने करने हैं, तो उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है। 1505 में पुर्तगाली गवर्नर पहला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनता है, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाता है, आपको पता होगा। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा ही चलाता है ना, इंडियन ओशन में पुर्तगाली पावरों को मजबूत करेगा। फिर अल्बुकर्क आता है 1510 में, और पुर्तगाली ने कोचीन में पहला कारखाना 1503 में खोलता है। पुर्तगाली ने कन्नूर में दूसरा कारखाना खोलते हैं, कन्नौर में दूसरा कारखाना 1505 में खुलता है, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो खोलती है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम बोलते हैं, एक अस्थायी या टेम्परेरी जिसको बोलते हैं, 1611 में खोलती है। तो याद रखना है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में खोलती है मसूलीपट्टनम में, और कोचीन में 1503 में पुर्तगाली खोलते हैं। फिर प्रथम कर्नाटक का युद्ध, जिसको फर्स्ट कॉर्नेटिक वॉर बोलते हैं, 1746 से 48 में होती है। दूसरा कर्नाटिक वॉर जो है 1749 से 54 में होती है। तीसरा कर्नाटिक जो युद्ध है वो 1756 से 63 में होती है। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, जो पहली कॉर्नेटिक वॉर हुई थी उसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, है ना, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। याद रखिएगा, मैचिंग में आपसे पूछ सकता है ना, तो इसलिए मैं आपको ये अलग से बता दे रहा हूँ। हालांकि आगे ये मिलेगा आपको, ट्रीटी के लिए अलग मैंने लिस्टिंग बनवा दी है आपको। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, ये दूसरे कॉर्नेटिक वॉर में होगा। और ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपल के बारे में सुना होगा आपने, ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपल, ठीक है। ये 3 ट्रीटियाँ हुई हैं कॉर्नेटिक वॉर में, याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप ये क्लियर होगा। प्लासी का युद्ध तो आप सभी को पता है भैया, 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। और ये होगा किसके बीच में प्लासी बैटल? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, ठीक है। और फिर बैटल ऑफ बेदारा, अभी आप सिर्फ टाइम पीरियड देखिए, वो आगे डिटेलिंग में हम लोग देख लेंगे। बैटल ऑफ बेदारा जो था 1759 में होती है बैटल ऑफ बेदारा। और ये बैटल ऑफ बेदारा होती डच और ब्रिटिशर्स के बीच में, डच और ब्रिटिशर्स। वॉन्डी वॉश की लड़ाई 1760 में होती है, वॉन्डी वॉश की लड़ाई, ये कॉर्नेटिकी की टाइम होती है, बीच में ही बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और संयुक्त मराठा सेना के बीच 1761 में होती है। और वहीं पर पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 में होता है। पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 1767 से 69। और जब पहला एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है ना, ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बक्सर का युद्ध पता ही होगा आपको, अंग्रेज शाह आलम, जो अंग्रेज था, अंग्रेज़ों ने शाह आलम, शुजाउद्दौला
और मीर कासिम। वो सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला है। इसको पराजित करते हैं 1764 में। बंगाल में जो दोहरी सरकार आती है 1765 से 72 में आती है। बाद में वॉरेन हेस्टिंग उसको हटा देगा। बंगाल में जो भीषण अकाल पड़ता है 1770 में पड़ता है बंगाल में अकाल। और वहीं वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का राज्यपाल जब नियुक्त होगा दोहरी सरकार को हटा देता है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, जिसे कंपनी आंशिक रूप से संसद के नियंत्रण में आ गई और प्रेसिडेंसी कलकत्ता के नियंत्रण में। तो नहीं, चार्टर एक्ट जो था 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है 1773 के तहत, है ना। तो ये टाइम पीरियड है उसका। पहला एंग्लो मराठा युद्ध कब होता है, 1775 से 82 में होता है। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82। और इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी साइन होती है, सलबाई की ट्रीटी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सलबाई, है ना, कि 20 साल के लिए युद्ध थम जाएगा और 1802 में फिर से युद्ध हो जाएगा वापस। तो याद रखिएगा इसको। पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो यह 1776 में हो जाता है, यही एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर फिर होता है आपका 1780 से 84 में, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, 4 होते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, बस 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होंगे। ठीक है। फॉक्स का इंडिया बिल, जिसमें संसद और गवर्नर जनरल को और अधिक अधिकार देने की बात की गई थी, किंतु अंततः यह पास नहीं हो पाया था, 1783 में हुआ था। टीपू और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की जो संधि है, पिट्स अधिनियम है, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये सब 1784 में हुई थी। ठीक है, समय आपको ये याद रखने, ये सारे महत्वपूर्ण समय कभी ना कभी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। अगला कह रहा है लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है गवर्नर जनरल के रूप में, इसका कार्यकाल रहता है 1786 से 93। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 में होता है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू और अंग्रेजों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में, यही जब तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉन शोर का कार्यकाल 1793 से 98 में रहता है। और बंगाल में स्थायी जमींदारी बंदोबस्त 1793 में ही आता है। किसके, कौन लाता है ये 1793 में बंगाल में टेम्परेरी वो स्थायी बंदोबस्त, और इसको लागू करता है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि उसके बाद सर जॉन शोर का टाइम पीरियड आ जाएगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेल्सेली, जो कि सब्सिडरी अलायंस भी लाएगा, सहायक गठबंधन जिसको कहते हैं, 1798 में लाता है और इसका टाइम पीरियड 1798 से 1805 तक रहता है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है, श्रीरंगपट्टनम का पतन, टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है 1799 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1800 में होती है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। पेशवा और अंग्रेजों के बीच बैसन की जो संधि है वो 1802 में होती है, पेशवा और अंग्रेजों के बीच बैसन की संधि। लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब होता है, लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली पर कब्जा दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, जो कि 1803 से 1805 में होता है। ठीक है, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है, एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 5 में होता है। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 13 तक है। और वहीं रंजीत सिंह की बात करें, जो अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि करते हैं, 1809 में करते हैं। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग जो है, इनका कार्यकाल 1813 से 23 रहता है। अभी दोस्तों आप पेशेंस रखिएगा, आगे मैं एक अलग से लिस्टिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट वायसराय रहे हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल आपको रटवा दूंगा, और जो गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि आपको अगर टाइम पीरियड वायसराय का याद है, गवर्नर जनरल का याद है, तो लेट सपोज पूछेगा कि दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था भैया गवर्नर जनरल। तो अगर आपको दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर याद है कि अच्छा 1767 से 69 में पहला हुआ, फिर 80 से 84 में हुआ, यानी 1780 से 84 में हुआ दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर। अब इस टाइम कौन था गवर्नर जनरल, तो आप लिंक कर सकोगे ना कि अच्छा वॉरेन हेस्टिंग का टाइम जो था वो क्या था, वॉरेन हेस्टिंग का टाइम 1773 से था, तो आप लिंक कर दोगे तुरंत, है ना। तो ऐसे करके मतलब चीज़ें कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप करिए तो आपको याद रहेगा। तो वो अभी करा दूंगा कि वॉयसराय का टाइम पीरियड क्या है, ऐसे करके आप लिंक कर सकोगे। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या रिवीजन कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतना इतना करके आप याद करिए। मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ 2-2 पेज का कराता हूँ आज, है ना, 50 पॉइंट तक कराता हूँ आपको। तो मैक्सिमम मैं 15 मिनट तक का वीडियो ले रहा हूँ, आप इसको फिर बताइएगा कैसा करना है, तो मैं और बढ़ा दूंगा। फिर एंग्लो नेपाल वॉर कब होता है, 1814 से 16, ट्रीटी ऑफ सगौली हो जाती है यहाँ पे 1816 में, नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में। अंग्रेजों द्वारा नेपाल से सिक्किम का विलय हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान 1817 में। फिर जो पिंडारी युद्ध है, खिड़की जिसको खड़की में पेशवा की हार भी होती है, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में। तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है 1817 से 18। 3 हुए एंग्लो मराठा वॉर, आपने देखा 1803 से 5, ठीक है, में दूसरा होता है। उससे पहले 1775 से 82, 1817 से 18, 3 हुआ। अंतिम आंग्लो मराठा जो युद्ध है 1818-19, यहीं पे फिर हो जाएगा, मतलब तीसरा ही युद्ध होता है, खत्म हो जाता है ये फाइनली 18 तक। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एमरेस्ट बेंटिक का कार्यकाल क्या है, 1823 से 28 है, लॉर्ड एमरेस्ट का कार्यकाल कितना, 1823 से 28।
प्रथम बर्मा युद्ध कब होता है? 1824 से 26 में होता है प्रथम बर्मा युद्ध, ठीक है। और इस पे बड़ी फेमस एक ट्रीटी भी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ यंदावो, सुनी होगी आपने। ट्रीटी ऑफ यंदावो इसी में होती है, पहला एंग्लो बर्मा वॉर में। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एमरेस बेंटिक का पद 1828 से 35 तक रहता है, ठीक है। सती का निषेध, सती प्रथा जो प्रोहिबिट कर देते हैं, 1829 में आता है एंटी सती जो लॉ पास होता है। कैप्टन स्लीमेक द्वारा ठगी का दमन 1829 से 37 में होता है, ठीक है, 1829 से 37। कंपनी का चार्टर अधिनियम जो है 1833, जिसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का उन्मूलन हो जाता है, 1833। सर चार्ल्स मेटकॉफ गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल इंपॉर्टेंट इनका 1835 से 36 में है। अभी गवर्नर जनरल मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1835 में ही होती है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो 50-50 60-60 करिए, पर रटिए इसको, क्योंकि पूछता है, क्या ही कर सकते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल क्या था? लॉर्ड ऑकलैंड का 1836 से 42। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? 1839 में हो जाती है रणजीत सिंह की मृत्यु, फिर सिख अंपायर खत्म हो जाता है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल, ठीक है। एलन ब्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके टाइम में स्लेवरी खत्म होती है, 1842 से 44 रहता है। और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 48 रहता है, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि 1845 से 46 में होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 से 46। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन है? आपको दिख रहा है, लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को मैच और इंटरलिंक भी करवा लेता है प्रीलिम्स में कई बार। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1848-49 में होता है। सिखों की हार हो जाती है, पंजाब का विलय हो जाता है भैया, और बेतून द्वारा कलकत्ता में एक हिंदू बालिका विद्यालय भी 1848-49 में खोला जाता है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 है। दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध कब होता है? ये होता है 1852 में। कब होता है? 1852 में होता है दूसरा एंग्लो बर्मा वॉर, और इसमें कोई ट्रीटी नहीं होती है, ठीक है। इस बार बॉम्बे से ठाणे के लिए भैया पहली ट्रेन चलती है 1853 में, और कलकत्ता से आगरा के लिए टेलीग्राफ लाइन भी बिछती है। चार्ल्स वुड का शिक्षा पर जो घोषणा पत्र आता है, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854, चार्ल्स वुड डिस्पैच नाम से भी काफ़ी फेमस है। बिहार में संथल विद्रोह 1855 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1855 में। अवध का जो विलय है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है 1856 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 58 तक चलता है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल। 1857 का जब विद्रोह होता है, आपसे ये पूछ सकता है उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग था। मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 से शुरू होता है, ये डेट आपको याद रखनी है। लॉर्ड कैनिंग का वॉयसरॉय के रूप में कार्यकाल क्या बनता है? भाई गवर्नर जनरल होता ही है, इसके बाद यही वॉयसरॉय भी बनता है, पहला 1858 से 62। अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वॉयसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, दंड संहिता का परिचय जो आप पढ़ चुके हो, IPC 1861। वॉयसरॉय लॉर्ड एल्गिन का जो कार्यकाल है 1862 से 63 रहता है। किसका? लॉर्ड एल्गिन का। वॉयसरॉय सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल क्या है? 1864 से 69 है। कितना है? 1864 से 69। वॉयसरॉय लॉर्ड मायो का कार्यकाल कितना है? 1869 से 72 है लॉर्ड मायो का कार्यकाल। कितना? अब इन्हीं के टाइम में देखो पहली बार सेंसस भी होगा, है ना, भारत में जनगणना होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज और वेल्स के राजकुमार की यात्रा, ये 1875 में होती है। आर्य समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, 1875। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अडियार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1889 में होती है। और वॉयसरॉय लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से 1884 रहता है, ठीक है, जब रेगुलर सेंसस होना चालू हो जाएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आता है, प्रथम कारखाना अधिनियम। और वहीं कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 1883 में संपन्न होता है कलकत्ता में। एल्बर्ट बिल विवाद बहुत ज़्यादा फेमस है, टाइम पीरियड 1883-84 है, एल्बर्ट बिल विवाद। डफरिन का कार्यकाल इसी के टाइम में भैया आपको पता होगा क्या बनेगी, कांग्रेस की स्थापना होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1884 से 88, लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ इसको, अभी आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग बताइए कि 15 मिनट तक ठीक है, या 50 पॉइंट 100 पॉइंट कितने पॉइंट आप लर्न कर सकते हो, इतना प्लीज़ आप ये बताइए, आपको लर्न हो गया कि नहीं अच्छे से। 1 से 2 बार देखिए, इसको लर्न करिए, सब हो जाएगा इस लिस्टिंग में। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लिस्टिंग है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, देखिए सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, सब कुछ आपको डेट एक ही जगह मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कब कौन सी संस्थाएं बनी, किसके द्वारा बनी, आपको क्या करना पड़ता है, पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ, ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये है आप लिस्टिंग ले लो और पढ़ो। मात्र 68 पेज की लिस्टिंग है, इसमें एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न सब है। आपको एंशिएंट का अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, है ना, एंशिएंट भी है, मिडीवल, मॉडर्न सब है। मात्र कितने पेज की है?
देख रहे हो ये बक्सर का युद्ध, ये सब पुराना टोटल सब कुछ दिया हुआ है इस लिस्टिंग में, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न सब मिल जाएगा। और मात्र आपको शायद 68 पेज है, आधा करोगे तो 34 ही पेज निकलेगी, आराम से लर्न की जा सकती है। हफ्ते 10 दिन में अगर 3 घंटे भी लेके बैठोगे हो जाएगी। तो मेहनत तो यार करनी पड़ेगी, अधिकारी बनना है तो और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो भैया क्या है, जीवन तो चल ही रहा है। चलिए आप पहले जो मैंने पूछा वो ज़रूर बताइएगा, क्या इस लिस्टिंग को कंटिन्यू किया जाए और कितना करा जाए, 15 मिनट की ड्यूरेशन बहुत है या नहीं? क्योंकि मैं 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियोज़ की क्वालिटी है वो आधे घंटे के अंदर ही रहनी चाहिए, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। नए चैनल पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।